हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड केमिकल इक्वेशन एंड वैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, उनको वैलेंस कैसे किया जाएगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन। अब फिर पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, फिर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कोरेजन एंड रेंसिडिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स से। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब हम कोई एक या एक से अधिक सब्सटेंस लें और आपस में उनकी रिएक्शन कराएं तो हमें जो न्यू कंपाउंड मिलेगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो हमने कंपाउंड पहले लिया है बनने से पहले उससे अलग होंगी, उसका कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। और जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड जैसे मैग्नेटाइजेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलाइजेशन और सारे भी फिजिकल मेथड्स होते हैं जिनसे हम केमिकल रिएक्शंस को रिवर्स नहीं कर सकते। अब मैं केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल लूँगी, बहुत ही इजी, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अभी मैंने ये वाली इक्वेशन ली, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू गिव्स वाटर। जो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, ये हमारे क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। और जो हमें मिलकर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगा वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। अब जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये जो हो गए हमारे रिएक्टेंट, और जो ये वाटर है वो प्रोडक्ट। अब मैंने लिखा है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो ये हमारी केमिकल रिएक्शन थी, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने पार्ट लिया तो ये क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट हो गए। और जो हमें फॉर्म होके मिलेगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोडक्ट। और एक और बात, जैसे जैसे हमारी रिएक्शन होती जाएगी वैसे वैसे रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट, जो ये हमारा रिएक्टेंट है वो कम होता जाएगा और प्रोडक्ट हमारा क्या है? बढ़ता जाएगा जब तक केमिकल रिएक्शन चलेगी। ठीक, ये आपको समझ आ गया हो अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो हमें कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि रिएक्टेंट में कुछ और था और प्रोडक्ट में कुछ। वो कैसे? फर्स्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जैसे मैंने एक रिएक्शन ली, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। जो ये H2 है वो क्या है? गैस है। तो मैंने देखा यहाँ पर कोई भी गैस नहीं था। जिंक जो था हमारा सॉलिड था, ये हमारा डाइल्यूट एसिड है, और ZnSO4 जो बना वो हमारा एक्वस है। अब जो ये एक्वस है और ये क्या है? हमारा H2। हमने देखा रिएक्टेंट में कोई भी गैस नहीं थी, बट जब हमारा प्रोडक्ट बना तो उसमें क्या फॉर्म होती है? क्या इवॉल्व होती है? गैस इवॉल्व होती है। तो हमें चेंज दिखाना रिएक्टेंट में नहीं था पर प्रोडक्ट में है। तो जो ये फीचर्स है, पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसे चेंज ऑफ कलर हो जाता है, रिएक्टेंट में कुछ और कलर होता है सब्सटेंस का और प्रोडक्ट में कुछ और हो जाता है। थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे कोई भी दो कंपाउंड लो, आपस में मिक्स करो, आपको कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा कि कुछ ऊपर किसी कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा और नीचे उसके एक ऊपर लेयर बन जाएगी, तो वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फोर्थ है एनर्जी चेंज कॉजिंग चेंज इन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है? दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। और सेकंड होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट आउट होती है। जैसे मैंने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से क्या बना? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। वो क्या होगी? हमारी एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या होगा? हमारा रिएक्टेंट। हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट लेनी पड़ेगी बाहर से और तब जाके हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट।
ये क्या हो गई एंडोथर्मिक। तो अब तुम देखो जो रिएक्टेंट का टेम्परेचर था, समथिंग कुछ टेम्परेचर हो, तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर, ये दोनों कब इक्वल है, जब प्रोडक्ट का टेम्परेचर प्लस जो ये हीट इवॉल्व हुई है उस टेम्परेचर के बराबर है। जब ये हीट निकल जाएगी तो जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर होगा वो रिएक्टेंट के टेम्परेचर से कम होगा, इट मीन्स टेम्परेचर में चेंज आया। अब ऐसे ही इधर देखें, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ने बाहर से हीट ली तो जो प्रोडक्ट तब बना, यानी कि प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर होगा, जो हमने हीट बाहर से लिया है प्लस जो रिएक्टेंट का टेम्परेचर है उसके बराबर होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अब 5th पॉइंट पढ़ेंगे, चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड गैस, फोर्थ होती है एक्वस। अब ये एक्वस और ये सब क्या होता है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन ली थी जिंक प्लस H2SO4 टू गिव ZnSO4 प्लस H2। अब मैंने कहा कि फिजिकल स्टेट में भी चेंज होता है, फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। अब जैसे ये जिंक था, जिंक क्या था हमारा सॉलिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या था डाइल्यूट एसिड, ये हमारा क्या बनता है लिक्विड फॉर्म में हमको ये मिलता है, और ये हमें किस फॉर्म में मिलता है गैस। तो स्टेट चेंज हुई, इससे ये चीज़ पता चलती है। अब हमें ये 3 तो स्टेट पता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ये एक्वस क्या होता है, एक्वस उसे कहेंगे कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन उसे कहा जाएगा जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। अब आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट जैसे हम सॉल्यूट जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो होता है ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अब जैसे मैंने शुगर लिया और वाटर लिया, शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया, यानी कि शुगर की क्वांटिटी क्या होगी कम और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी ज़्यादा। उसमें वाटर क्या होगा सॉल्वेंट और शुगर क्या होगी सॉल्यूट। ठीक है, शुगर हमारी होगी सॉल्यूट और वाटर क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। अब जो ये सॉल्यूशन बना इसको हम एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। एक्वा सॉल्यूशन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। आई होप आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई हो। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट में समझाया था, जब मैं आपको केमिकल रिएक्शन समझा रही थी तो मैंने आपको वाटर का एग्जाम्पल दिया था। मैंने लिखा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू गिव्स वाटर। अगर मैं इसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देती हूँ, उनके फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे केमिकल इक्वेशन। ना कि उनके लॉन्ग वर्ड्स के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करने की बजाय अगर मैं उनको सिंबल्स और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दूँ तो उसी को हम क्या कहते हैं इक्वेशन। जैसे मैंने इसको किया जिंक सॉलिड H2SO4 डाइल्यूट एसिड ZnSO4, हमें इससे क्या मिला ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने ये किया है इसको रिप्रेजेंट, ये क्या है हमारी केमिकल इक्वेशन है। अब एक चीज़ यहाँ आती है, जो केमिकल इक्वेशन होती है वो हमारी बैलेंस भी हो सकती है और अनबैलेंस भी हो सकती है। जैसे मेरी यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखी हुई हैं, H2 प्लस O2 टू गिव्स H2O। तो जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये बैलेंस है हमारी। देखो H2 यहाँ पर कितने 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, ऑक्सीजन कितने 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन क्या है 1 है, यानी कि ये हमारी बैलेंस नहीं है अनबैलेंस है। यानी अनबैलेंस है यानी स्केलेटन इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को क्या कहेंगे, जो बैलेंस नहीं होगी उसको हम कहेंगे स्केलेटन इक्वेशन। ठीक, ऐसे हमारी जो ये जिंक प्लस H2SO4 टू गिव्स ZnSO4 प्लस H2, क्या ये बैलेंस है। जिंक यहाँ क्या है एक ही है, Zn भी यहाँ एक है, H2 कितने 2 हैं, H2 2 हैं। ठीक, SO4 कितना है एक ही है, यानी कि हमारी क्या है बैलेंस है। ये हमारी अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस है। अब हमें पढ़ना है कि हम इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे। और पहली बात हमें पता होनी चाहिए बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन उसे कहेंगे द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज इक्वल, उसे कहेंगे हम इज कॉल्ड वैलेंस इक्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड अगर वो इक्वल है उसी को हम क्या कहेंगे वैलेंस इक्वेशन। जैसे मैंने लिया H2 प्लस O2 टू गिव्स H2O। अगर मैं ये H2 है ये O2 है, अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 2 इंटू 2 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अभी भी बैलेंस नहीं, अगर मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ तो अब देखो बैलेंस है। कैसे, 2 इंटू 2 4, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने 2, ऑक्सीजन यहाँ कितने 2, हाइड्रोजन कितने 4, यानी कि अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। नंबर ऑफ एटम्स अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों बराबर हैं।
अब मुझे बताना है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ, आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं। Fe जैसे मैं आयरन का रिएक्शन कराऊँ वाटर से और मुझे मिले फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2 गैस, ठीक है। अब जैसे मेरा ये आयरन लिया मैंने, उसका रिएक्शन मैंने वाटर से कराया, क्या मिला मुझे? फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ आयरन कितना है? आयरन के एटम कितने हैं? 1 है, ठीक। H2 कितना, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यहाँ आयरन के एटम्स कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन यहाँ क्या है? 2। उससे पहले मैंने आपको ये जो सिखाया इसकी मैं एक बार करके दिखाती हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O। हाइड्रोजन के कितने हैं मेरे में? अभी ये जो है इसमें कितने हैं? 2 है, 2 है तो 2 लिखेंगे रिएक्टेंट साइड, ठीक। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड कितना है? 1। अब मुझे इसको बैलेंस करना है, तो कैसे करूँगी? मैंने आपको नॉर्मली यहाँ बता दिया कि मुझे पता था कैसे करते हैं, बट इसे कैसे करेंगे? अब जैसे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 1। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बराबर हो जाएंगे 2 और 2, ठीक है। मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मैंने इसमें प्रोडक्ट साइड 2 लिख दिया। अब प्रोडक्ट साइड 2 लिख दिया। अब मैंने इधर देखा कि जो ये मेरा 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 2 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे? 2। तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, पर इधर जो प्रोडक्ट साइड है हाइड्रोजन बढ़ गए और जो रिएक्टेंट साइड है हाइड्रोजन कम रह गए। अब हाइड्रोजन मेरे इधर कितने? 2, और इधर कितने हो गए? प्रोडक्ट साइड 4। अब मुझे हाइड्रोजन को इक्वल करना है तो मैं रिएक्टेंट साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो जाएंगे? ये 4। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बैलेंस है, 2 × 2 4, ऑक्सीजन 2, 2 × 2 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ठीक। आई होप आपको ये समझ आ गया। एक और इक्वेशन बैलेंस करके देखते हैं हम। आयरन का जब वाटर से रिएक्शन करेंगे हमको क्या मिलेगा? Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन Fe प्लस H2O, 2 gives Fe3O4 प्लस H2 गैस, ठीक है। अब पहले टेबल बनाएंगे। ये हमारा होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट साइड, और ये हो गई हमारी प्रोडक्ट साइड, ठीक। हमने लिया ये Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमारे रिएक्टेंट साइड Fe कितना है? 1 आयरन, ठीक है, फेरिक। प्रोडक्ट साइड 3, हाइड्रोजन कितना है? 2 रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड भी 2, ऑक्सीजन 1, प्रोडक्ट साइड 4। अब इसको हमें बैलेंस करना है। आयरन है, आयरन 3 है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगी 3, ठीक है। आयरन भी 3 और यहाँ पर भी एटम्स 3 और यहाँ पर भी एटम्स 3। अब आती है हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बराबर है, बैलेंस है। अब लेंगे हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 1 है, और यहाँ पर कितने? 4 है। तो अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड 4 का, ठीक, 4 का मल्टीप्लाई किया। अब 4 का मल्टीप्लाई किया तो देखा हमने हाइड्रोजन्स के जो नंबर हैं वो इधर साइड बढ़ जाते हैं पर ऑक्सीजन के बराबर हो जाते हैं। हाइड्रोजन के इधर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, और इधर कितने हैं? 2 हैं, ठीक। अब अगर हमें बराबर करने हैं, इधर भी जब हमारे अब हाइड्रोजन के इधर हो गए, रिएक्टेंट साइड 8 हो गए, अब हमें इधर भी 8 करने हैं तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारे 8 हो जाएंगे। हाँ, एक और बात याद रखनी है, अगर जब हम जो मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 3 यहाँ तो एक सिंगल एटम था इसलिए हमने इजी लिख दिया। अब जैसे ये H2O था तो जो ये 4 का मल्टीप्लाई किया है इस पूरे के लिए मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन के कितने हो गए? 8 और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4। आई होप आपको ये अच्छे समझ आ गया। और ये इक्वेशन अब हमारी क्या है? बैलेंस इक्वेशन।
प्लीज़ अब इसके आगे का हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, और जो लेक्चर समझ ना आया हो, जो टॉपिक आपको समझ ना आया हो, उसे आप कमेंट में लिखें जिससे मुझे पता चले और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।